नमस्कार, राहुल गुप्ता। फरवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में परीक्षाओं का तनाव सर पर है। कई छात्रों की तो परीक्षाएं यानी एग्जाम्स शुरू भी हो चुके हैं। एग्जाम्स के दौरान छात्रों की मंशा होती है कि उनकी परफॉर्मेंस 10%, 20% थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन तनाव एक ऐसा दुश्मन है जो आपकी परफॉर्मेंस को उल्टा कम कर देता है। चाहे साल भर आपने कितनी भी तैयारियां की हों, लेकिन हमने देखा है कि छात्रों के सामने परीक्षा को लेकर तनाव जरूर सामने आता है। तो आज हमने सोचा है कि अगले आधे घंटे के कार्यक्रम में हम परीक्षा के दौरान होने वाले स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में बातचीत करेंगे। आपकी तैयारियां मुकम्मल तरीके से पूरी हो और साथ ही साथ जो तैयारियां आपने की है उसका 100% फायदा, उसका रिजल्ट भी आपको मिले, इसके लिए तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है। उस तनाव को दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम अहम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, जाने माने मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मुकेश कुमार जी हैं स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि तनाव को कैसे भगाया जाए। काश कोई ऐसी दवाई होती जैसे सर दर्द दूर हो जाता है, बुखार दूर हो जाता है, तनाव भी दूर हो जाए। क्या ऐसा संभव है? मल्होत्रा साहब, क्या होता है परीक्षा के बीच में? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना जो है पर इतना संवेदनशील मुद्दा हम लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं हर घर को छूता है। बच्चे हर घर में हैं, बच्चों के इम्तिहान भी हर घर में चलते हैं। बच्चों के साथ साथ शायद सबसे पहले तो ये कि तनाव जो है हिस्सा उसको स्ट्रेस। कई बार हमारे पास ऐसे छात्र भी आते हैं कि सर इस लेके जाते हैं, हम किस तरह से अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, उसे तो हम कहते हैं ये तो अच्छा तनाव है, ये तो यूस्ट्रेस है। पर यदि ये तनाव कहीं ना कहीं हमारी नींद उड़ा दे, हमारी भूख उड़ा दे, हमारी कंसंट्रेशन कैपेबिलिटी को कम कर दे, हमारी एकाग्रता कम हो जाए, हम कंपैरेटिव मोड में आ जाए, हम दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, हम आगे पीछे की ज़्यादा सोचना शुरू कर दें और अपने पद से भटक जाए, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं तनाव जो है स्ट्रेस में तब्दील हो गया है, जिसके चलते शायद अब सचेत होने की आवश्यकता है, शायद कुछ ऐसे पुख्ता कदम उठाने की आवश्यकता है कि बच्चा परेशान भी ना हो और परफॉर्म भी अच्छा कर सके। बात आती है कि क्या इसका इलाज है। इसका बिल्कुल इलाज है और इसका इलाज 3 तरह से देखा जाना चाहिए सेशन के दौरान मुझे लगता है। एक तो है कि सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करने की आवश्यकता है करिकुलम के अंदर, क्योंकि ये केवल एक बार का इम्तिहान नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार इम्तिहान देंगे और उसके बाद वो साथ साथ कहीं ना कहीं वो दो तरफा जो इम्तिहान शुरू हो जाता है। ये तो खाली बोर्ड परीक्षा जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, लेकिन हमने देखा है कि जो तनाव आपने कहा कि सकारात्मक भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। लेकिन कई बार वो डिस्ट्रेस में जो बदल जाता है, जिसकी वजह से आपने कहा कि नींद उड़ जाती है, उससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और देखिए, खासतौर पे जो एज है, एडोलेसेंट एज, इसके अंदर कई प्रकार के चेंजेस आपके शरीर में भी आ रहे हैं, जहन में भी आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं। उसके चलते कई न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी आपके अंदर हो रहे हैं, जिसके चलते कई बार कुछ मानसिक परेशानियां भी इस उम्र के अंदर जड़ पकड़ने लगती हैं। खासतौर पे डिप्रेशन है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कई बार खुद को अलग थलग कर लेना या कुछ अजीबोगरीब चेंजेस ऐसे आपको महसूस होने जैसे कुछ आसपास अजीबोगरीब चल रहा है। तो कई तरह के लक्षण कई बार आने लगते हैं और कई बार बच्चे जागने के लिए रात रात भर कुछ नशे का भी सेवन करने लगते हैं, कुछ ऐसी गोलियां भी लेने लगते हैं जिससे उनकी जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएं और ज्यादा देर तक जग सकें, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें और परेशान कर सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अहम पॉइंट्स के साथ आपने चर्चा की शुरुआत की है। काफी अहम बिंदु आपने उठाए, इस पर हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। मुकेश जी, क्या लगता है कि स्कूल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो तनाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है, स्कूल क्या अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे? स्कूल बखूबी अपना रोल अदा कर रहे हैं और टीचर्स भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा तनाव बहुत ज़रूरी है। मुझे भी जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक काम करने में मजा नहीं आता और वो पेस नहीं बनता, वो जज्बा नहीं आता अंदर से निकल के कि ये एकदम खत्म करना है। तो एक डेडलाइन जरूरी होती है, एक थोड़ा सा तनाव जरूरी होता है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन डेडलाइन उत्साह लाती है, ये ऐसी डेडलाइन है जो
आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देती है, जो आपको चिंता में डाल देती है? ये एक्चुअली अलग अलग बच्चों की सोच अलग अलग है और अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कई बार ये तनाव सिर्फ उनका क्रिएट किया हुआ नहीं होता, कई बार वो तनाव घर से भी आता है, कई बार अपने पीयर ग्रुप से आता है, कई बार वो टीचर्स के कुछ स्टेटमेंट के कहने से वो तनाव आ जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ अगर किसी ने भी ऐसा कुछ बोल दिया तो उसको लगता है कि हाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चों के लिए जानने के लिए कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है और उसमें कुछ करने का जज्बा होता है, हर में होता है। कुछ लोग खेल में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब लोग 100% ला पाएं, जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जो लोग 100% लाते हैं वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ भी, मैंने काफी सारे बच्चों को पढ़ाया, उसमें भी मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा कि 40% और 50% वाले बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि ये वो बच्चे थे जिनको हर एक इंसान, जो उनके घर वाला था और स्कूल वाले थे, हर लोग उसको स्टैंप लगा के कहते थे कि ये जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि उस टाइम में वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब उनको रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो खत्म हो जाता है एग्जाम में फेलियर की वजह से या एग्जाम में कम मार्क्स होने की वजह से, वो आप अगर अभी रिसेंट 10 सालों में जो बदलाव आए हैं, पहले प्रोफेशन होते थे डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो या फिर आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। आज की डेट में हर छोटी से छोटी चीज एक नया प्रोफेशन क्रिएट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक बच्चे को जानने के लिए कि हर जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको पहचानो। जी, ये बहुत अहम बिंदु है कि अपना इंटरेस्ट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट पहचान लिया तो आप उसके लिए ना तो कभी थकेंगे, ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई चिंता का विषय है जिसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना है, क्योंकि वो आपका अपना अंदर का जज्बा है और उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, अपनी रुचि को पहचानिए। कई बच्चों की रुचि होती है कि पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता है तो उनको शायद उतना तनाव महसूस नहीं होता होगा, लेकिन कई बच्चों की रुचि कुछ अलग होती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसमें शुरुआत के 15-16 साल तक लगभग सभी बच्चों को लगभग एक ही कसौटी पर तला जाता है। इस पद्धति में कब बदलाव आएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मल्होत्रा जी, किस तरह ये जो हम डिस्ट्रेस की आपने जो बात की, तनाव की बात की, जो हानिकारक है, उस हानिकारक तनाव की वजह से किस किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं? अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को पहचानने की कोशिश करे कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तनाव की वजह से, वो क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है? देखिए, उसके अंदर कुछ तो बॉडीली सिम्टम्स आते हैं जिसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक स्ट्रेस। उसमें आपके कई बार पेट में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आपको गैस एसिडिटी ज़्यादा बनने लगेगी, आपके कई बार लूज मोशंस शुरू हो जाएंगे, कई बार आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, कई बार आपको बहुत अधिक सिर दर्द होगा, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में आपको दर्दें महसूस होंगी, आप कहीं ना कहीं आपकी साथ साथ नींद भी डिस्टर्ब रहने लगेगी, कई बार आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी, कई बार आप जब ब्लड प्रेशर लेंगे तो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है कुछ ज़्यादा ऊपर को चला जाएगा, तो ऊपर नीचे चलेगा ब्लड प्रेशर भी जो है। तो ये सब जो है ये तो एक शारीरिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि तन और मन का एक ताना बाना है और ये ताना बाना जो है रासायनिक पदार्थों द्वारा कंट्रोल्ड है। दूसरा जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के अंदर डिप्रेशन के भी लक्षण आने लगते हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद, किसी काम में मन ना लगना, छोटा छोटा काम भी भारी लगना, नकारात्मक सोच का जड़ पकड़ना, यानी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में, जैसे अभी इन्होंने भी उदाहरण दिया कि कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं बेकार हो गया, ये मेरी जिंदगी का बस यही लक्ष्य है कि इस एग्जाम को मैंने पास करना है, अगर नहीं किया तो मैं बिल्कुल खत्म, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई मायना नहीं। तो एक नकारात्मक सोच का जड़ पकड़ना, नींद डिस्टर्ब होना, भूख डिस्टर्ब होना, वजन का गिरना, यदि इस तरह के लक्षण आने लगते हैं बच्चों के अंदर तो मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं इस समय। जरूरत है उनके मनोबल को बढ़ाने की, जरूरत है एक पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट की, जरूरत है एनकरेजमेंट की टीचर्स काउंसलर्स द्वारा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है साथ साथ यदि आपको लगता है कि सिम्टम्स कुछ अधिक हैं और आपके बायोलॉजिकल सिम्टम्स यानी नींद में, भूख में, वजन में, इन चीजों में चेंजेस आने लगे हैं तो समय रहते उसका उपचार भी होना चाहिए। यानी असफलता से डर लगता है कहीं ना कहीं, और वो असफलता का जो रिजल्ट है वो होता इतना है लेकिन दिमाग में उसका इतनी बड़ा आकार दिया जाता है कि जैसे उसका इतना बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो वो जो उसका इंपैक्ट है, जो रिजल्ट का इंपैक्ट है आपकी पूरी जिंदगी पर, उसको भी सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। उस समय आदमी ठीक तरीके से उसको असेस नहीं कर पाता, खासतौर पे जब आपकी सोच नकारात्मक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है
उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, उसको किस तरह से आप तोल रहे हैं अपने जहन में, आपकी परसेप्शन कैसी है उस स्ट्रेस की। तो एक तो है जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस दिख ही रहा है, पर आपकी परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस कैसी है इस पर आधारित होता है। वो हर पर्सनालिटी और हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ अलग होता है। ऐसे में स्कूल बहुत अहम इसमें रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये कहना गलत है कि पढ़ाई काम की नहीं है। पढ़ाई बहुत काम की है, पढ़े लिखने से ही कामयाबी की सीढ़ियां कोई भी स्टूडेंट आगे चढ़ता है, और जिसने पढ़ाई लिखाई में अच्छा किया है उसकी सफलता की गारंटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। असफलता की गारंटी तो खैर कोई नहीं देता है। ऐसे में जिस तरह से हम बताते हैं कि अगर आपके इस एग्जाम में, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, 8th का एग्जाम हो या 7th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, उस एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कम आए तो उसका जो नुकसान बताया जाता है, क्या आपको लगता है कि स्कूल उसका नुकसान को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से तनाव का माहौल देखने को मिलता है परीक्षा के दौरान? कुछ वर्षों पहले ऐसा होता था। अब स्कूल्स में भी ऐसी वर्कशॉप्स कराई जाती हैं टीचर्स के लिए, जिसमें पॉजिटिव वाइब्स कैसे बच्चों की तरफ जनरेट करानी है और कैसे पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे किसी बच्चे को आपने बोला 33% ये कोई मार्क्स हैं, इसकी जगह आप बोले हाँ पिछली बार से तुमने 2% और ऊपर किया और भी अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। तो कभी भी अगर टीचर्स नेगेटिव चीजें ना बोलें तो उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। और टीचर्स का जो भी स्टेटमेंट टीचर दे रहा है उसका रोल बहुत बड़ा होता है, पेरेंट्स से भी बड़ा होता है। अगर उसने बोल दिया कि जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है उसके मन में, जहन में, और वो कहीं ना कहीं उसको तंग करता रहता है सारा टाइम कि मुझे उस टीचर ने बोल दिया अब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे जरा बात करते हैं। तनाव को कैसे दूर किया जाए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि डर किस बात का लगता है। अगर आप मुझे बताएं परीक्षा के दौरान किस बात का डर लगता है, क्या डर होता है, एक सेंटेंस में बताइए। परीक्षा के दौरान ये डर रहता है कि अगर ये परीक्षा जो हमने सोच रखी है, अपने जो टारगेट बना रखा है, ये मार्क्स आने चाहिए, वो ना आए तो क्या होगा। आपको क्या डर लगता है परीक्षा के दौरान? कि हमारे मम्मी पापा हमें बाद में क्या कहेंगे अगर हमारे कम मार्क्स आएंगे तो। मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल कई बार हो जाता है। आपको डर लगता है परीक्षा के दौरान किस बात का, एक सेंटेंस में बताइए। सर मुझे अपनी क्लास इमेज खराब होने का डर लगता है। क्लास इमेज, ये एक नई बात है। क्लास इमेज ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वो जब अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, दोबारा बैठेगा तो उससे पूछेंगे कि कितने मार्क्स आए तेरे, और उस टाइम में अगर कम मार्क्स हैं तो बहुत बेइज्जती फील होती है। ये एक नया पॉइंट है जो इस चर्चा में आया है। आपको डर लगता है परीक्षा के दौरान? अगर लगता है तो किस चीज का, एक सेंटेंस। सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा इस चीज मतलब इस कन्वेंशनल चीजों से लड़कर एक नई उमंग का जाहिर करना चाहे तो उसको प्रोत्साहन टीचरों से, काउंसलर से या फिर अपने पेरेंट्स से किस तरीके से मिल सकता है? देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले तो अपने अंदर प्रोत्साहन लेके आना है। जैसे आपने कहा कि मैं अपने नेगेटिव स्ट्रेस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कई तरह की सोच जहन में आती है इंसान की, इंसान है हम सब और सेंसिटिव लोग हैं। तो जब कभी कोई नेगेटिव सोच आती है उसको काउंटर करना है पॉजिटिव से। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे अगर मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्यों नहीं आ सकते? अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं ज़्यादा मेहनत डालूंगा तो क्यों नंबर नहीं आएंगे? और अगर कम आते हैं तो मेरे पास ये नंबर 2 ऑप्शन तैयार है, ये मेरे पास नंबर 3 ऑप्शन तैयार है। जब मैं इम्तिहान दे रहा था 12वीं का और मेरे दिमाग में भी यही सवाल आते थे तो मैं अपने आप को ये समझाता था अगर ये कोर्स में नहीं जा पाऊंगा तो ये मेरा नंबर 2 कोर्स है, ये मेरा नंबर 3 कोर्स है। तो उससे एक अंदर जो आपके बहुत टेंशन बन रही होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। दूसरा, डिटर्मिन्ड एफर्ट। मैंने एक जुझारू रूप से मेहनत करनी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बार बच्चे आखिरी मिनट तक चीज़ों को पोस्टपोन करते चले जाते हैं कि अभी तो 10 दिन पड़े हैं, अभी तो 2 दिन पड़े हैं, उस इम्तिहान से पहले तो 5 दिन की छुट्टी है, तो आखिरी मिनट के लिए चीज़ों को छोड़ते हैं। उससे बेहतर है कि आप पहले कोर्स को अपना टाइमली ख़त्म करें, उसे रिवाइज करें। तीसरा, कई सैम्पल पेपर्स होते हैं उपलब्ध जिसको आप घर पे टाइम्ड वे में अगर करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जरूरी नहीं कि सवाल उसी में से आएगा, पर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मैं कर सकता हूं, और वो कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी को भी बढ़ाता है। चौथा, परिवार के सदस्य जो हैं कंपेयर ना करें बच्चे को, एक बच्चे के साथ बाकी बच्चों को कंपेयर ना करें कि फला का बच्चा तो देखो ऐसा कर रहा है, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके बीच में, कैसे बैठूंगा। जैसे आप कहते हैं कि पीयर प्रेशर होता है, ऐसे ही पेरेंट्स के दिमाग में भी सोशल प्रेशर होता है। मुझे लगता है उस प्रेशर को हमें कम करना है। टीचर्स का जहां तक सवाल है, उनको भी प्रोत्साहन देना है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी जरूर है, और यदि आप याद करें तो आपके कुछ टीचर्स आपको हमेशा जीवन भर याद रहते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी उस कैपेबिलिटी को उभारा है।
या आपको अवगत कराया कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो मेरे हिसाब से आपका जो सच्चा कंपटीशन है वो दूसरों के साथ नहीं है, खुद के साथ है, और अपने अंदर की अच्छाइयों को उभारने का प्रयास जो है वही इंसान को जीत की सीढ़ी की ओर लेके जाता है। डॉक्टर साहब, और भी कई बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है जी, आप क्या बताना चाहते हैं? सर आई वांट टू आस्क सर, होता क्या है सर, एज फार एज माई नॉलेज गोज, सर एग्जाम से एक रात पहले क्या डर होता है कि कल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम से 1 घंटा पहले क्या डर होता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर एग्जाम हो जाता है एंड देन डर होता है मार्क्स कैसे आएंगे। बट सर लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे सुई आके अटकती है, वो अटकती है कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मेन बात, जैसे आपने बोला कि टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, तो सर मैं सोचता हूँ कि बच्चों का मेन डर ये होता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो मेरा फ़ोन ना ले लें, वो मेरी स्कूटी की चाबी ना ले लें, वो वाईफाई बंद ना करा दें। तो सर मैं ये मानता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स के डर के अपने आप को और डेवलप नहीं कर पाते। तो सर आप पेरेंट्स के लिए वो चीज़ प्रॉब्लम को आप इलैबोरेट और उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? वाईफाई बंद ना करा दे, ये अब बहुत अच्छा सवाल पूछा, और शायद आज के संदर्भ में सच भी है। पर यहाँ एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप की मंशा कभी बुरी नहीं होती बच्चों के लिए। माँ बाप नाराज तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि बच्चे की क्षमता तो इतनी है पर बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, और मेहनत ना करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कुछ चीज़ों में, जिसमें चाहे वो वाईफाई शामिल है, चाहे इंटरनेट शामिल है, चाहे दोस्तों से बातचीत शामिल है। ये सब चीज़ें भी जिंदगी का एक पहलू है, उस पर भी कुछ समय ज़रूर देना है, पर प्रायोरिटाइज भी करना है कि किस समय आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप का जहाँ तक नाराज़गी का सवाल है, यदि उनको ये लगता है कि बच्चा पूरा दिन इंटरनेट और मोबाइल पे लगा है और पढ़ाई को छोड़े हुआ है, आखिरी दिन टेंशन लेगा, और यदि वो उस समय थोड़ा सा डांटते हैं या ऊंची स्वर में कुछ बोलते हैं, तो मैं उन्हें बुरा नहीं ठहराता यहाँ पर हाँ, माँ बाप को ये नहीं भूलना है कि बच्चे को भी रिलैक्स करने का समय देना है बीच में। वो मशीन की तरह नहीं पढ़ सकता। 1-1.5 घंटा यदि पढ़ाई कर ली तो उसको भी दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, जिसको हम कहते हैं कूल ऑफ टाइम। तो उसमें थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच भी करना है। कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें एंजॉय करें, किससे बात करके मजा आता है तो बात भी थोड़ी देर की रख सकते हैं। पर वो जो रिलैक्सेशन पीरियड्स हैं, खासतौर पर इम्तिहानों के दिनों में, वो ऐसा ना हो जाए कि पढ़ाई के पीरियड से ज्यादा लंबा आपका रिलैक्सेशन पीरियड खिंच जाए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं जो हमारी ऑडियंस है उनमें। एक मैम हमारे साथ है, आप लैंग्वेज के टीचर हैं। आपको क्या लगता है जो पेरेंट्स का डर जो बच्चों ने बताया है, स्कूल का तो रोल रहता ही है, पेरेंट्स का भी अपने आप में एक रोल रहता है। आप जब बच्चों से मिलती हैं परीक्षाओं के दौरान तो उनके मन में क्या चल रहा होता है? अब एक स्कूल टीचर का रोल कितना अहम हो जाता है जो डेली बेसिस पे 5 या 7 घंटे बच्चों के साथ रहता है? मुझे ये लगता है कि एग्जाम से पहले बच्चे जो हैं टीचर्स के पास दे हैव देयर क्वेरीज विच दे फील, उनसे पहले एग्जाम्स का जो पहले वाला पीरियड है, दे नेवर हैव देयर क्वेरीज बिकॉज दे हैव नॉट डन देयर सेल्फ स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी ही बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, एंड जब तक दे आर नॉट डूइंग देयर सेल्फ स्टडीज दे आर नॉट हैविंग एनी डाउट्स कि उनको टीचर से पूछना क्या है, एंड दे कम टू देम वेरी लेट। और जब वो उस चीज से स्टार्ट करते हैं तब उन्हें पता लगता है, देन दे रियलाइज ओनली कि हम किस लेवल पर हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टीचर आई फील दैट स्टूडेंट शुड take initiative to start their self studies, they should plan it, and time management is very important point. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक आर्ट के टीचर भी हैं। आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से आर्ट के जरिए भी तनाव को दूर किया जा सकता है। क्या है वो तरीका, बताएंगे आप? पेपर पर आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, मतलब अपनी मनपसंद चीजें कैसे बना सकते हैं, उसे बनाकर आप स्ट्रेस दूर कर सकते हैं अपना ड्राइंग के जरिए। आप कार्टून्स को पसंद करते हैं, उनको कार्टून कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे आजकल मतलब कार्स वगैरह ये सब बहुत ज्यादा डिजाइन करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, तो उनको डिजाइन करके वो आगे अपना मतलब करियर भी उसमें सोच सकते हैं और अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। ये एक तरीका सामने आया। इसी बात के साथ हम अपनी चर्चा में अब इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि तनाव को आखिर, अगर तनाव है, डिस्ट्रेस है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। एक आपने जैसे बताया ड्राइंग्स के जरिए आप अपने जो तनाव चल रहा है परीक्षा के दौरान उसको दूर कर सकते हैं। क्या स्कूलों में इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि परीक्षा के दौरान कुछ हटके कुछ किया जाए ताकि बच्चों का दिमाग कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा परीक्षाओं से भी दूर रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है। एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स एडवाइस भी करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी और म्यूजिक सुनना, म्यूजिक सुनाना, गाने गाना, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो स्ट्रेस को कम करती हैं। और लगातार आप अगर कहते हैं कि मैं 6 घंटे लगातार पढ़ता हूं, कोई नहीं पढ़ सकता।
अगर आप किताब खोल के भी रखें तो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। तो जो भी आपका लेवल है, आपका कंसंट्रेशन लेवल है, किसी का 15 मिनट होता है, किसी का आधा घंटा होता है, किसी का 1 घंटा होता है, जितना भी आपका कंसंट्रेशन लेवल है वहां तक आप अपनी पढ़ाई को लेके जाएं। उसके बाद ब्रेक जरूर लें। ब्रेक कई फॉर्म में ली जा सकती है। आप जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है वो करें, कुछ खा लें। लेकिन परीक्षा के दौरान या परीक्षा के आसपास क्या स्कूल टीचर अलाउ करेंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करें? नहीं, आप स्कूल की बात करें कि घर की? स्कूल के अंदर की बात की मैंने आपसे। स्कूल के अंदर भी जो परीक्षा के कुछ दिन पहले से सिलेबस खत्म हो चुका होता है, तो टीचर्स नॉर्मली पॉइंट्स बता रहे होते हैं और वो तरीके बता रहे होते हैं जो एग्जाम के दौरान यूज किए जा सकते हैं। कई टीचर्स उनको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम बता देते हैं कि मतलब इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, और ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखोगे तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी। तो बहुत सारे तरीके लास्ट के दिनों में बताए जाते हैं, तो वो उससे भी स्ट्रेस काफी कम होता है। जो लोग लास्ट मिनट की पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है अगर वो उनको टिप्स मिल जाएं कि मतलब कि ऐसा करने से कम हमारे 50% से तो ऊपर मार्क्स पहुंच ही जाएंगे। आप डीपीएस से हैं, हमें उम्मीद है कि डीपीएस में जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो काफी मॉडर्न होगा, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि फिलहाल डीपीएस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि एग्जाम्स के आसपास स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई तरीका बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया जाए। प्रैक्टिकल नहीं, हर एक टीचर इंडिविजुअली अपने ढंग से काम करता है। कोई भी अगर मुझे कहा जाए कि इस तरह से पढ़ाना है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। हर एक टीचर का अपना स्टाइल है। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं हर एक अपने ढंग से उस चीज को मैनेज करता है, और हर एक का अपना बॉडी लैंग्वेज है, अपनी तरीके से बच्चों के साथ कनेक्शन है। और जरूरी नहीं है कि इस बैच के साथ हमने जैसे ट्रीट किया वो अगला बैच भी हम काफी ट्रीट करें। काफी सब्जेक्टिव है, यानी हर बच्चे से अलग तरह से डील किया जाना जरूरी। क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है कि परीक्षाओं के दौरान डॉक्टर साहब जिसके जरिए आप तनाव को दूर करें? आपने 8 या 9 घंटे आपने पढ़ाई की, अगर परीक्षाओं के दौरान उसमें से 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए भी निकाल लें, क्या ये कारगर तरीका साबित होगा? बिल्कुल होता है। मुझे लगता है हर इंसान को थोड़ा सा समय चाहिए रिलैक्स करने का, अनवाइंड करने का, और वो उसको मिलना चाहिए। उसका हक भी है और ज़रूरत भी है। बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए ज़िंदगी में। वो नहीं पूरी होती तो वो भी एक तनाव का एक अपने आप से कारण बन जाता है। यदि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, आपने 4-5 घंटे सोए और फिर उठ के आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आप उतनी अच्छी कंसंट्रेशन से, उतनी एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपने संतुलित आहार नहीं खाया पूरे दिन, तो आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसीज होंगी, फिर आपकी कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होगी। तो कहीं ना कहीं एक संतुलित आहार खाना, बहुत हैवी खाना मत खाइए, उससे नींद आती है। तो संतुलित आहार कुछ अंतराल पे यदि आप खाते रहते हैं, या आप अच्छे फ्लूइड्स लेते हैं पूरे दिन में, फ्रूट्स लेते हैं, ये सब चीज़ें जो है यदि आप ध्यान रखते हैं, आप समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, कुछ व्यायाम करने का समय निकालते हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ती है उसी स्ट्रेस को झेलने की और उसी स्ट्रेस को एक यू स्ट्रेस में तब्दील करने की। पर साथ साथ मुझे लगता है कि परिवार के सदस्यों का भी रोल बहुत अहम है। परिवार के सदस्यों का रोल है कि जैसे बच्चा यदि जग रहा है रात के 12-1 बजे तक, तो परिवार के सदस्य भी कोई ना कोई साथ यदि जगता है, घर में अवेलेबल होता है, तो बच्चे को एक हौसला होता है कि मेरे साथ कोई जग रहा है, मैं अकेला नहीं जूझ रहा। ऐसा नहीं कि घर वाले तो बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और टेलीविजन देख रहे हैं, और मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे कहते हैं तुम्हारा तो पढ़ने का समय, भागो पढ़ाई करने के लिए। तो घर का माहौल भी कुछ उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो बैठ के अच्छा पढ़ लेते हैं, जब थकने लगते हैं तो कुछ चल के ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बोल के ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। कुछ ऐसे नोट्स यदि साथ साथ बना लिए जाएं, तो उससे फिर आखिरी दिन आप केवल अपने नोट्स को पढ़ के या पॉइंट्स को पढ़ के भी अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं। आपने कहा कुछ बच्चे चलकर भी अच्छा पढ़ लेते हैं, यानी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि आपकी तंदुरुस्ती भी बरकरार रहे। और जैसा कि आपने कहा कि परीक्षाओं के दौरान परीक्षा से बच्चों की नहीं होती, स्कूल में टीचर्स की तो होती ही है, घर में माँ बाप की भी होती है, बड़े भाई बहनों की भी होती है कि वो किस तरह से अपना सहयोग, अपना योगदान देते हैं परीक्षा के दौरान उसको सफलता दिलाने में। लास्ट में जाते जाते समय बहुत कम है, कोई टिप आप देना चाहें, क्योंकि आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे किन चीजों का ध्यान रखें और किन चीजों पर वो बहुत ज्यादा चिंतित भी ना हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चीजें आती हैं उनमें कॉन्फिडेंस लें कि मतलब ये मुझे आती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो चीजें नहीं आती हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा ना दिमाग लगाएं, जितना समझ में आए उतना ही करें, क्योंकि उस टाइम में, छोटे से पीरियड में आप उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और अननेसेसरी उसके लिए स्ट्रेस लेके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो जो चीजें आती हैं उनको आप अच्छी तरह से करें और इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि उस पोर्शन में से कुछ भी आ जाए मैं जवाब दे सकता हूं। क्योंकि जो नहीं आता है आप छोटे से टाइम में उसको पूरा स्क्रैच से नहीं कर सकते। इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और अगले साल ये
इंश्योर करें कि आप शुरू से पढ़ाई करें। शुरू से पढ़ाई करने से आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही सुलझ जाती हैं। फिर आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा कि इतना सारा सिलेबस है, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक को उस टाइम पे किया जिस टाइम में वो क्लास में कराया गया। एक प्रश्न पूछिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बताइए क्या। सर, इज़न्ट इट अ स्ट्रेस कि हम लोग अपना जो हमें नहीं आता वो हम लोग छोड़ दें, तो बाद में फिर ये स्ट्रेस भी तो रहता है कि कहीं एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आ गया और 100 की जगह 95 हो गया इस क्वेश्चन की वजह से। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपको आता है उसको आप सेक्रीफाइस करके जो नहीं आता है उसके ऊपर स्ट्रेस लेने का क्या फायदा है? कहीं ऐसा ना हो ना कि आपको 80 मार्क्स का आता है और वो 20 मार्क्स के लिए आपने पूरा का पूरा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और वो 80 मार्क्स सफर हो जाए। यानी जितना आपने प्रिपेयर किया है उसको आखिरी के 5 या 7 दिनों में, 10 दिनों में, यही आपके लिए सुझाव है कि जितना आपने प्रिपेयर किया है, जितना आपको आता है उसमें ही और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो तनाव जरूर आपके साथ आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप स्टूडियो आए और आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और आपने अपने खास नजरिए से बताया कि किस तरह से तनाव है तो उसको कैसे पहचानें और अगर तनाव आ गया है जो हानिकारक है उसको कैसे दूर करें। बहुत सारे बिंदु थे जिस पर और चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय की कमी की वजह से हम सभी बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर पाए। आप सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो और आपने अहम सवालों के साथ अपने जवाबों के जरिए हमारे दर्शकों को और इस विषय को समझने में हमारी मदद की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि परीक्षा के दौरान जो तनाव होता है उससे कैसे दूर रहें और उससे कैसे निपटारा पाया जाए। फिलहाल आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।